आज का सेमिनार और मुशायरा महफिल में आने वाला मेहमान सबको अस्सलाम वालेकुम। ढाका एक मशहूर शहर है। मुगल अमल से ढाका था बांग्लादेश का राजधानी। ये शहर का आदि रईस ढकैया हमो फ़कर है, महसूस करते फ़कर कि हमो ढकैया का अपना तहजीब है जो बांग्लादेश का सब जगह में थोड़ा अलग है। हमो ढकैया सुबासी का तहजीब मुगल का तहजीब है। ढकैया का खानदानी खाना पीना बोलचाल सब में मुगल तहजीब का इन्फ्लुएंस है। ढकैया को दो ज़बान है, एक हुआ बांग्ला, दूसरा है उर्दू। ढकैया सुबासी का मादरी ज़बान है उर्दू, मगर इन्होंने 1952 में मतलब कि 1952 में रियासती ज़बान या ईस्ट लैंग्वेज बांग्ला को सपोर्ट किया। भाषा आंदोलन का ढकैया का मदद बहुत है। ढाका का उर्दू ज़बान मिटता हुआ जा रहा। इस ज़बान का चर्चा करने लिए बनाया गया ढकैया उर्दू ज़बान ग्रुप। आज का ये सेमिनार ढकैया उर्दू ज़बान ग्रुप साहित्य और संस्कृति केंद्र का जॉइंट इंतजाम में हो रहा। हमका बीच में भी कुरान तिलावत करेगा दिलावर हुसैन सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदन व बारिक वसल्लम। पेश करेंगे सैयद नजमुल हसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मशहूर नात खा कलाकार ख्वाजा सलीम जो हम लोग का नवाबबाड़ी से उनका ताल्लुकात है, पैदाइश नवाबबाड़ी ख़ानदान से। उनका एक मशहूर नात कलाम उन्हें लिखा है, वो कलाम पहली बार मैं पेश कर रहा हूँ। निगाहे लुत्फ का एक इशारा या रसूल अल्लाह, निगाहे लुत्फ का एक इशारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। नहीं कोई बस तेरे हमारा या रसूल अल्लाह। सहारा है तो बस तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारी चश्मे पर पन का गुमारा या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ूंगा कभी दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बने दो बात मेरी काम दोनों आलम का। बने दो बात मेरी काम मेरा दो आलम का। बनाए रख दे आलम का हमारा
या रसूल अल्लाह, इसी दम दस्तगीरी होती है या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम स्पीच में आने वाला है मेहमान खास खाजा जावेद हसन। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई बहनों, अजीज़ बुजुर्ग हाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और मैं खुद भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ये सेमिनार कर रहे हूँ, हमारा जो एजेंडा है वो नवाब फैमिली का नवाबों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ख़ास करके नवाब सर सलीमुल्लाह का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहमियत रखता है। आप लोग जानते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह, एवरीवन नोज अबाउट इट। Not only that, Ahsanullah Engineering School, which is called BUET today, उसके बाद अब ढाका मेडिकल कॉलेज, मिडफोर्ड हॉस्पिटल एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी चीज़ नवाबों ने करके गए। बट अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैड टू से, हम जो है ना आदमी वो अनग्रेटफुल, वी डोंट रिमेंबर हिम एट ऑल व्हाटसोएवर, बट वी डू रिमेंबर वन पर्सन विच इज रविंद्रनाथ टैगोर। Not only that, the people of Bangladesh, they celebrate every year his birthday, his date of birth, on a regular basis each and every year. It's a shame on us, shame on the entire nation. Why not हम लोग ढाका नवाब फैमिली का, नवाबों का, सर सलीमुल्लाह का हम लोग ये बर्थडे नहीं करते? Ask this question to yourself, you get the answer. अभी मैं दो इशू में बात करने जाएंगे, छोटा दो इशू। वन इज के आई लाइक टू सी द न्यू जनरेशन ऑफ ढाका, दे कंटिन्यू देयर स्टडी, डोंट ब्रेक अप, डोंट गिव अप देयर स्टडी मिडल ऑफ द टर्म्स एंड गेट एडमिटेड इनटू ढाका यूनिवर्सिटी, so that we can say proudly the people of Dhaka are studying in Dhaka University, which is quite good news. The percentage अभी जो है बिल्कुल कम है, लाख में एक ढाका का बंदे लोग ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन ऐसा एक चीज़ है, सर्टिफिकेट ऐसा एक चीज़ है, नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, दैट स्टेज विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली in terms of, in order to find better employment, better business setup strategy, and lot more. You can compose yourself, you can comprehend everything precisely. And दूसरी point है मेरा ये, दूसरा point है ये कि we love to see a statue of Nawab Sir Salimullah at the center part of Dhaka University, in order to honor him from the entire nation. क्योंकि simple is that, because he is the iconic, he is the symbolic, he is the key founder of Dhaka University. Yes or no? So मैं इस स्पीच को ज़्यादा दौरान नहीं कर सकता। Let me cut the long story short. कहना चाह रहा था कि हमारा ये छोटा, क्योंकि अभी मैं बड़ा स्पीच देने से वक्त नहीं है हमारा पास, 2-4 घंटा, सब 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर देगा, तो हमारा ये स्पीच में, छोटे स्पीच में किसी किस्म का भूल चूक, गलती गुस्ताखी हुआ तो आप लोग उम्मीद है कि नज़रअंदाज करेंगे। ये क्या कि मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे बांग्लादेश जातीय जादूघर, मंजिल जादूघर का डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर। डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर, वेलकम टू दिस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আমি বাংলায় বলবো, আমি উর্দু জানি না। আমি নবাববাড়ি আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ডাইরেক্টর ছিলাম বহুদিন, এবং ঢাকা নবাবদের উপরে গবেষণা করছি। সেই হিসাবে ঢাকার নবাবদের ভাষা, সাহিত্য, উর্দু এ সম্পর্কে আমার গবেষণা আছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পত্রিকায়, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকায় 2000 সালে আমার একটা আর্টিকেল বের হয়েছিল, বিশাল আর্টিকেল, প্রায়
45 পাতা। তো সেখান থেকে আমি সিলেক্টেড কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রথমে আমি বলতে চাই যে ঢাকা নওয়াব পরিবারের এই যে ভাষা উর্দু, কেন এই বাংলাদেশে তারা শত শত বছর বাস করলো, কেন তারা উর্দুতে কথা বলত, সেই সম্পর্কে আমি অল্প কিছু বলবো। তারপরে আমি আমার ঢাকার নওয়াব পরিবারের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব নওয়াব স্যার খাজা আহসানুল্লাহর সাহিত্যকর্ম নিয়ে কিছু বলব। আরও অনেকগুলো আমার পক্ষে এখন সময় হবে না। ঢাকা নওয়াব পরিবারে উর্দু ফার্সি চর্চার কারণ কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার খাজা পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সাহিত্যে তাদের উর্দু সাহিত্যে যে পরিমাণ তাদের অবদান বাংলায় তাই নাই কেন? বর্তমান আর কালের প্রেক্ষাপটে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে আমার উত্তর হচ্ছে, তৎকালে বাংলার প্রায় সব সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে তাদের ভাষা ছিল উর্দু ফার্সি। বলা হয়ে থাকে বাংলার বুনিয়াদি মুসলিমরা অধিকাংশই বহিরাগত। এদের বেশিরভাগই সুলতানি অথবা মোগল যুগে এদেশে জায়গির রাজকার্যে যোগ দিয়ে এদেশে থেকে যায় এবং তাদের মাতৃভাষা ছিল ফার্সি অথবা তুর্কি। ব্রিটিশ আমলে এরা চাকরি হারায়, তারা জমিদারি তালুকদারিতে পরিণত হয়ে মফস্বলে টিকে থাকে। তবে পুরনো ধ্যান ধারণা অভিজাত্যের মোহে এরা উর্দু ফার্সি চর্চা করতেন, ইংরেজির চর্চা এরা পছন্দ করতেন না। প্রতিষ্ঠা লাভে আগ্রহীরা মুসলিম হিন্দু নির্বিশেষে তারা রাজভাষা ফার্সি চর্চা করত। বাস্তবে যেসব বিদেশি ভাষা বাংলাকে প্রভাবিত করেছে, উর্দু ফার্সি সেটা সর্বপ্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য। 650 বছর ধরে বহুল চর্চার ফলে এদেশের সমাজ ও কৃষ্টিতে এর যে গভীর দাগ পড়েছে সেটা বুঝে যাবার কথা নয়। তাই ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি রাজভাষা চালু হলেও ফার্সি উর্দুর প্রভাব বহুদিন থেকে যায়, আগমন করেছিল সে সময়। তারাও তাদের ভাষা এই উর্দু এদেশে নিয়ে এসেছিল, বাংলার সাথে প্রভাবিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এদেশের কমন ভাষা উচ্চ পর্যায়ের তাদের উর্দু ভাষা তাদের ভিতরে প্রাধান্য পায়। হ্যাঁ, এসব পরিবারের লোকদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আভিজাত্যের কারণে তারা উর্দু ফার্সি চর্চা করত। ঠিক এমনই একটি পরিবার ছিল কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার খাজা পরিবার। এদের আদি মাতৃভাষা ছিল উর্দু মিশ্রিত কাশ্মীরি এবং মোগল সংস্পর্শে তারা যখন আসলো দিল্লিতে বসতি স্থাপনের পরে এই আগের ওই কারণে এদের পরিবারের ভাষা হয়ে যায় উর্দু। ব্রিটিশ আমলে এরা ইংরেজি চর্চা করেছে, কিন্তু উর্দু ফার্সি সংস্কৃতি তাদের পরিবারের ভাষার হয়ে থেকে যায় এবং এই পরিবারে বেশ কয়েকজন উর্দু ফার্সি কবি সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রেখেছে। 1700 সালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার মর্যাদা হারায়, আপনারা জানেন। এরপরে রাজনৈতিক মর্যাদা হারালেও সাহিত্য সংস্কৃতি কিন্তু ভাটা পড়েনি। বসবাস করছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীরা এখানে থেকে যায়, ফলে এখানে উর্দু ফার্সি এই সাহিত্য চর্চা মোটামুটি চলছিল এবং 1843 সালে মোগল নায়েবে নাজিম বংশের বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত তাদের দরবারটি, যেটা নিমতলী নায়েবে নাজিমদের দরবার ছিল, সেই দরবার ফার্সি টাইপের। সেখানে রাজ অবসানের পরে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির আমলেও এদেশে ফার্সি চর্চা অব্যাহত থাকে, কারণ ইংরেজদের পলিসি ছিল যে দেশীয়
রাজনীতি যতদূর অবিকৃত রেখে দেশ শাসন করতে হবে। যার পরে এরা 1870 সালে কলকাতা মাদ্রাসা তৈরি করে। এগুলো আমরা সৃষ্টির জন্য। সেই কলকাতা মাদ্রাসা উর্দু ফার্সি চর্চা হতো এবং ইংরেজরা যখন এই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে লাগলো, তারা কিন্তু উর্দু ফার্সির মাধ্যমেই শিক্ষিত করতেছে। কারণ এদেশের রাজনীতিতে তাদের প্রবেশ করতে হবে, তাদের নিজেদের আমলাদেরকেও কিন্তু তারা উর্দু ফার্সি শেখাচ্ছে। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब रफ़ीकुल इस्लाम साहब और जनाब प्रोफेसर गुलाम रब्बानी, जो कि मेरे शागिर्द भी हैं और अभी उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज के सेमिनार में मुझे मदऊ किया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस मौजू के बारे में कुछ कह सकूं, क्योंकि ये मौजू मेरे लिए बिल्कुल नया है और इससे सभी कोई किताबें मैंने अभी तक नहीं देखी। वैसे है कि रफ़ीकुल साहब ने बहुत सी किताबें ढाके पे लिखी हैं, हो सकता है कि उनको कुछ मालूमात हो, लेकिन मेरी किताब में इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैंने ढाके की ज़ुबान पे नहीं, वैसे ढाके की ज़ुबान बहुत प्यारी ज़ुबान है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं और खुश भी होते हैं, बहुत मजाक भी करते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है, हमों का बाड़ी में तुमों को दावत। तो ये जो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाले हैं उन लोगों को बहुत ख़राब लगता है, वो लोग हंसते हैं। हालांकि फिर यहाँ के लोग जो उसको मज़ा भी लेते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। और भी बहुत से अल्फाज हैं, इस वक्त मेरी याददाश्त ख़राब हो चुकी है क्योंकि मुझको स्ट्रोक हो चुका है, मैं बहुत सी बात भूल गई, मुझे याद नहीं है। वैसे बहुत से अल्फाज हमको याद थे, मैंने एक प्रोफेसर ने इस पर ये किया था, रिसर्च किया था, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे बहुत से अल्फाज दिए, तो वो भी हम इस वक्त मुझे याद नहीं है, अफसोस है। तो ये है कि आप लोगों ने इस काबिल हमको समझा, यहाँ बुलाया, लेकिन मैं आपकी किताब में बुड्ढन के बारे में कुछ है? आपकी किताब में बुड्ढन के बारे में कुछ है? अच्छा वो ये हाँ ये तकी मोहम्मद, जी, तकी मोहम्मद। अच्छा वो उन्होंने तकी मोहम्मद यहाँ हमारे जो उर्दू डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी कनीज़ बतूल, उनके भाई, वो अच्छी खासी, वो नफीस उर्दू में वो अच्छी खासी शायरी लिखते हैं, बहुत सी शायरी उन्होंने की है और बहुत से सेमिनार वगैरह में वो पढ़ते भी थे, लेकिन अभी वो बीमार हैं। आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है आप लोग को ये ढाके की ज़ुबान के बारे में भी कुछ बता सकें। और उनसे आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि उन्होंने जो कलेक्शन किया, जो कुछ कहा है, बहुत ही ख़ास करके ढाका के बारे में हैं, बहुत से वाक़यात जो अचानक होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे, इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरी किताब में है दो एक, इंशाल्लाह आज ये मुशायरा में पढ़ा जाएगा। हाँ पढ़ा जाए, ठीक है, हाँ अच्छे पढ़। तो ये आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है उनसे बहुत से मालूमात आप लोगों को हो सके। शुक्रिया।